जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में विभिन्न सफल छात्रों के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप भी किसी भी परीक्षा के पहले प्रयास में उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपना स्थान उसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 10 स्टेप बताऊंगा और अगर आप इन 10 स्टेप को क्रम अनुसार फॉलो करते हैं तो 100% आप किसी भी एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप 1 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वह 100% जेन्युइन है तो फिर आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो आइए स्टेप 1 से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है कि आपको किसी एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा का चयन करना है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा या फिर जो अन्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आपके मन में भी कई बार ये सपना जरूर आया होगा कि हम इस पार्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पर जो मिलने वाली जॉब है उसको प्राप्त करें। तो पहला काम आपको ये करना है कि किस एग्जाम को आपको देना है, यानी कि किस एग्जाम के थ्रू आपको जॉब लेनी है, आप उसका चयन कर लें। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है जो अधिकांश छात्र करते हैं कि वह लोग केवल फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है और वह फॉर्म भरते जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वह किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आपका जो गोल है वह बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, यानी कि किस पार्टिकुलर एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आपको किस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है उसका चयन कर लेना है। अब मान लीजिए आपने किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए अपना मन बना लिया है कि मैं इसी एग्जाम की तैयारी करूंगा और इसी से मिलने वाली जॉब को मुझे करना है। तो दूसरे स्टेप में आपको उस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए जो भी पाठ्यक्रम है, यानी कि जो भी सिलेबस है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। क्या करना है आपको? जो भी आपका सिलेबस है उस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए उस सिलेबस का बहुत ही बेहतर ढंग से आपको अध्ययन करना है। इसका मतलब है कि आप उस पार्टिकुलर एग्जाम को करवाने वाली संस्था की ऑफिशियल साइट पर जाएं या फिर आप मार्केट में जाएं, वहां से उसका सिलेबस लें और सिलेबस को देख करके ये अच्छी तरीके से समझ लें कि आपके इस पार्टिकुलर एग्जाम में किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी सब्जेक्ट के कितने टॉपिक को इस एग्जाम में शामिल किया गया है। मान लीजिए ज्योग्राफी की बात हो रही है तो ज्योग्राफी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी या फिर हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है या फिर हमारे अन्य ज्योग्राफी के पार्ट हैं, उनमें से कौन से सेक्शन को हमारे एग्जाम में शामिल किया गया है। तो जब एक बार आप यहाँ पर सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लें तो पुनः आपको अब फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये दोनों स्टेप, यानी कि जो स्टेप सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ और जो स्टेप थर्ड बता रहा हूँ, इन सभी स्टेप को शुरुआत में लगभग 95% लोग नहीं करते हैं और वे लोग दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं। ध्यान रखिएगा कि सफलता हमेशा बलिदान मांगती है और अगर आप इस कंपटीशन के युग में थोड़ा सा इनोवेटिव नहीं होंगे, थोड़ा सा खुद से शोध नहीं करेंगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको सिलेबस लाना है, सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है और उसे समझने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखना है। जब आपने एक बार ये समझ लिया कि हमारे इस पार्टिकुलर एग्जाम में कितने सिलेबस को शामिल किया गया है और उसके बाद में आपने ये जान लिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा पार्टिकुलर टॉपिक दिया गया है इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों चरणों के अंतर्गत आपको पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना है और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कम से कम 5 वर्षों के, उनका भी बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण करना है और इसके लिए आप 2 से 4 दिन का समय भी ले सकते हैं। आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी भी एग्जाम के सिलेबस को या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 1 घंटे भी विस्तृत अध्ययन किया हो। तो इसीलिए 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते भी आप ले सकते हैं और इसके अंतर्गत
आपको यहाँ पर इसका अध्ययन करना है। अब जब आपने एग्जाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद में आपने प्रश्न पत्र देख लिया, तो अब आपको फाइनल डिसीजन ये लेना है कि क्या आपको इसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। क्योंकि शुरुआत में जब आपने किसी भी एग्जाम का चयन किया हुआ होता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप सिलेबस को और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अब हमें इस पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर हमें किसी दूसरे विकल्प की ओर आगे बढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि अब हमें इसी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर आपको क्या करना है, उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उन सभी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना है और स्टिक टू दैट मटेरियल। ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये लाइन महत्वपूर्ण क्यों है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपने तैयारी के लिए जो भी पुस्तकें हैं या फिर जो अन्य ऑनलाइन सोर्स हैं उनका एक बार चुनाव कर लिया, और चुनाव करने के बाद में कोई आपका दोस्त आता है, मान लीजिए कल्लू आपका दोस्त है, जो आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि भैया निठल्लू, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको ये किताब भी पढ़नी पड़ेगी। फिर मान लीजिए कोई और दोस्त मिल गया, उसने कहा कि आपको ये भी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आपने पहले अपने रिसर्च के आधार पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट किया हुआ था और इसी दौरान आपके दोस्त मिले जिन्होंने आपको कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में बता दिया या अन्य ऑनलाइन सोर्स के बारे में बता दिया, और फिर आप बिना विश्वास किए उसकी तरफ आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार के कई छात्र देखे जाते हैं जिनके पास में मटेरियल बहुत सारा होता है, लेकिन उनसे अगर पूछ लिया जाए तो कोई बेसिक चीज़ भी पता नहीं होती है। बल्कि कई सारे छात्र आप ऐसे भी देखेंगे कि उनके पास मात्र एक किताब होगी, लेकिन उस किताब से आप कुछ भी उनसे पूछेंगे तो वो आसानी से उन सभी चीज़ों का उत्तर दे देंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक फ्रेंड प्रत्यूष के बारे में। प्रत्यूष मिश्रा इनका नाम है। 2017 का जो सीजीएल हुआ है उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर इनका चयन भी हो चुका है। इनकी खास बात जो मुझे अच्छी लगी कि ये कभी भी जब मार्केट में जाते पुस्तकों की दुकान पे तो वहाँ पर एक या मैक्सिमम 2 किताबें ही खरीदते थे, और एक बार ला करके उन किताबों को जब ये अच्छे से पढ़ लेते थे तो उसके बाद ही फिर अगली किताब को खरीदते थे। तो कुछ इसी प्रकार से तैयारी आपको भी करनी है कि स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के बाद में उनको अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं स्टडी मटेरियल के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आपने स्टडी मटेरियल को यहाँ पर कलेक्ट किया था तो उसके पहले आपने शोध किया था। शोध का मतलब है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, आपने सिलेबस देखा था और उसी के आधार पर आपने यहाँ पर इसको कलेक्ट किया था। फिर हम चलते हैं स्टेप 6 पर और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अब यात्रा शुरू करने को लेकर के एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो वह वीडियो कैसा होगा अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप तैयारी को शुरू करने को लेकर के भी वीडियो चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है, तो फिर आपको यहाँ पर निरंतरता को बनाए रखना है, यानी कि अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। कंटिन्यूटी मेंटेन रखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अब लगातार 24 घंटे पढ़ाई करनी है। कंटिन्यूटी मेंटेन करने का मतलब यह है कि आप एक नियत समय डिसाइड कर सकते हैं, एक नियत स्थान डिसाइड कर सकते हैं और अपनी वीकली या फिर डेली टारगेट बना सकते हैं और उन टारगेट को अचीव करने का आपका लक्ष्य होगा। ध्यान रखिएगा, आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। इस रेस की कहानी आपने सुनी होगी। इस रेस में क्या होता है कि खरगोश जो है वो आपका बहुत ही तेज दौड़ता है और जो आपका कछुआ होता है ये बहुत ही स्लो चलता है। तो खरगोश जो कि बहुत तेज दौड़ता है तो इसको लगता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ ही रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा रास्ते में आराम कर लेता हूँ। लेकिन कछुआ यहाँ पर धीरे धीरे चलता है लेकिन निरंतर चलता है। उसी प्रकार से आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन लगातार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाए तो ही आपको पढ़ाई को ब्रेक देना है, क्योंकि अगर एक बार पढ़ाई में ब्रेक आ जाता है 5 से 7 दिनों का, 10 दिनों का, तो फिर आपको पुनः पटरी पर वापस लौटने में अगले 10 दिन और लग जाते हैं और इन 20 दिनों के दौरान आप कई सारे अपने प्रतियोगियों से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नियत टाइम होना चाहिए, नियत स्थान होना चाहिए और आपके डेली फ्री या वीकली टारगेट होने चाहिए
और फिर आपका मुख्य रूप से लक्ष्य होना चाहिए कि आप उन टारगेट को अचीव करेंगे। तो निरंतरता को आपने बना लिया, आपने यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी है, आपने सिलेबस देख लिया है, आपने यहाँ पर प्रश्न पत्रों को देख लिया है और मान लीजिए आपने यहाँ पर लगभग तैयारी करते हुए 50% सिलेबस को समाप्त कर दिया है। तो उसके बाद में आपकी तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है जो कि है मॉक टेस्ट देना। अब मॉक टेस्ट से बहुत सारे लोग भागते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपने आज जाकर के कोई मॉक टेस्ट दिया, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और आपने 6 महीने की तैयारी के बाद में ये मॉक टेस्ट दिया और आपने पाया कि 100 में से आपके आए हैं 20 नंबर। उसी प्रकार से आपने दूसरा मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि 100 में से यहाँ पर 22 नंबर आए हैं। इसी प्रकार से आपने तीसरा दिया बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, वहाँ पर आपने देखा कि आपका 18 ही रह गए। तो इस प्रकार से जब आपके नंबर आते हैं तो आप यहाँ पर गिव अप कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपनी इस मॉक की यात्रा को क्विट कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो जाकर के पहला, दूसरा या तीसरा दे और उसके 100 में से 100 नंबर आ जाएं। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है और अगर आप मॉक नहीं देंगे तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट न केवल आपकी एग्जाम में होने वाली गलतियों को सुधारता है बल्कि आपकी यहाँ पर जो स्पीड होती है उसको भी बेहतर बनाता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट से आप सुधार कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपने उसका नंबर देखा। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद में नंबर देख लिया और उसके बाद में आगे वो बढ़ गए, यानी कि पढ़ाई करना शुरू कर दिया या फिर दूसरे मॉक की तरफ बढ़ गए। लेकिन अगर आपने 2 घंटे का मॉक दिया है तो फिर आपको अगले 2 घंटे या 3 घंटे उस मॉक का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रश्न के बारे में मुझे कितनी चीज़ें पता थीं और इस प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने क्या सोचा था। अगर इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया तो इसको मैंने क्यों छोड़ा, क्या मैंने इसको पढ़ा नहीं था या क्या फिर मैंने इसको अच्छे से देखा नहीं था, या फिर जिन प्रश्नों को आपने गलत कर दिया उन प्रश्न के गलत होने के पीछे का कारण क्या रहा। तो जब आप इस प्रकार से मॉक देंगे रेगुलर उन मॉक में अपने नंबरों का एनालिसिस करेंगे, गलत आंसर होने पर उन गलत आंसरों के पीछे का कारण सर्च करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके मॉक में आपके जो नंबर हैं वह इम्प्रूव होने को मिलने लगेंगे। और कई बार लोग कहते हैं कि मैं कई सालों से तैयारी कर रहा हूं और बार बार 1 नंबर या 2 नंबर से फंस जाता हूं। देखिए, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपने एक कहावत पढ़ी होगी, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। लेकिन इस कहावत में आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इम्प्रूव ये करना है कि प्रैक्टिस इन ए राइट डायरेक्शन मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में परफेक्शन को हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी गलती क्या हो रही है इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट देते जाएं, आप बार बार वही गलती करेंगे और बार बार आपका जो स्कोर है या फिर जो आपका सफल ना होने का क्रम है वह इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देते रहना है। अब मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने काफ़ी सारे दे दिए, आपके नंबर भी यहाँ पर अच्छे आने लगे, तो फिर आपको जिस पार्टिकुलर एग्जाम की आपने तैयारी की है उसके पिछले 5 वर्षों के कट ऑफ क्या रहे हैं इनका भी आपको विश्लेषण करना है। कट ऑफ का मतलब क्या है कि आपकी कैटेगरी में या फिर इस पार्टिकुलर एग्जाम में सफल होने के लिए मिनिमम कितने अंक आवश्यक हैं। और जब आपने यहाँ पर ये देख लिया कि इतने मिनिमम अंक हमको चाहिए तो फिर आपको टारगेट बनाना है कि उससे आपके 20 से 30 नंबर ज़्यादा ही हों या फिर आपके 15 से 20 नंबर ज़्यादा हों जो आपके प्रीवियस ईयर के उसके कट ऑफ रहे हों। और इसके बाद में यानी कि इन सारे 9 चरणों को अच्छे से फॉलो करने के बाद में जब आप फाइनल स्टेप में अपने एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो यकीन मानिए न केवल आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी बल्कि आप स्वयं में भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और यही जो कॉन्फिडेंस होगा वह आपको इस एग्जाम में सफलता दिलाएगा। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इस वीडियो के अंतर्गत किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लग जाइए, इन सारे स्टेप को फॉलो करिए, सफलता आप 100% प्राप्त करेंगे। ये मेरी आपको शुभकामना है
और यही मेरी आपके लिए दुआ भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।